तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार जस्ट रीड इट। उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। एक बार रीड करने के बाद आप खुद भी इस पे डिस्कशन, अभी आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप उस पे एक बार आपके विचार क्या है इस क्वेश्चन को लेके। आपने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है कि कैसा क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए, क्या पॉइंटर्स होने चाहिए उसमें, किस तरह से उसका डिस्ट्रैक्टर्स प्लेस्ड होने चाहिए। उस उन सारी चीजों को एक बार दिमाग में उथल पुथल करिए और ये क्वेश्चन देखिए और बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन के बारे में। कुछ भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन इज जस्ट फाइन, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैडम, क्वेश्चन अपने आप में मतलब ठीक है, क्वेश्चन सही है। और मुझ मतलब इसमें अगर टाइप में अगर हम जाते हैं तो ये डेफिनेटली रिमेम्बरिंग वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो दिए हैं वो भी सही दिए हैं, जो इसमें डिस्ट्रक्टर्स दिए हैं वो भी सब ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से तो काफी ठीक लग रहा है ये क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें कुछ इनकरेक्ट हो अभी तक। मतलब मैं ये इसके बारे में ही बता सकता हूँ। और इजी टाइप का क्वेश्चन इनकरेक्ट है। नहीं। हाँ, हाँ, इजी इजी क्वेश्चन है और ये 9th या क्वेश्चन 10th लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। और मैकेनिकल आपको क्वेश्चन है। मैकेनिकल लग रहा है। मैकेनिकल क्वेश्चन है मैडम कि इट इज हाँ, ब्राइन इज aqueous solution of sodium chloride, और इसको अपन कहते हैं या ब्राइन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। ये इसको अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो सोडियम क्लोराइड का, उसको अपन ब्राइन कहते हैं। ओके, तो ये ठीक है। मैकेनिकल क्वेश्चन है। हेमंत सर, आपको कुछ लग रहा है कि आपको कुछ इस पे बोलना चाहिए कि ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन में हो सकता है कई बार ऐसा हो कि ये एक हिंट जैसा है कि इनकरेक्ट कुछ ना हो, लेकिन अ, जी मैम। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ किसी और तरीके से बेटर किया जा सकता है, या कुछ भी आप करो। जी मैम, मैं सामान्यतः तो अभी ये मैकेनिकल का क्वेश्चन ही प्रतीत हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अपन पूछ सकते थे कि, या इसको अपोजिट कर दें अपन, जैसे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इस तरह से। तो इसके परिवर्तन इसमें थोड़ा कर सकते हैं और ब्राइन को ऑप्शन में ले जाएं, परंतु अभी तो ये सीधा सा मैकेनिकल क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है। अ, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी खैर ठीक है, हम लोग ये जो मेरे दिमाग में पॉइंटर आ रहा है वो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग बात करेंगे। हर तरह से, जैसे कि मैंने कहा कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव से लेके हर तरह से क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा कि इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, और क्वेश्चन सही है कि नहीं, कौन से क्लास के लिए सही है, ये क्वेश्चन पढ़ने में बच्चे को तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं। आप लोग रीड कर रहे हैं कि मैं मतलब आप लोग मेंटली इसको रीड कर रहे हैं कि मैं रीड अलाउड करूं? नहीं, हम मेंटली कर लेते हैं। हाँ जी। इसका क्या टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो फ्रेम कर लीजिएगा अपने दिमाग में, और फ्रेम भी करिएगा तो प्रॉपरली जो फॉर्मेट आपको बताया गया है या आप जैसे लिखते हैं उस तरह से फ्रेम करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और क्या है क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजिंग है कि अच्छा है कि बुरा है, ये भी आप उस पर अपना टिप्पणी दे सकते हैं।
जी मैम, रीड कर लिया है इसको। हाँ जी हेमंत सर। और इसका यदि हम टेस्टिंग ऑब्जेक्ट पर बात करें तो हम इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि यह प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थी सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलाइड में को समझते हैं। तो ये इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्ट ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात है कि यार कि डिफरेंट क्या होगा प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज के आधार पर इसका डिफरेंस हम टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के ये रख सकते हैं इस प्रश्न को। और ये क्वेश्चन आपको किसका लग रहा है, मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन का, और कौन सी क्लास के लिए पहले आप ये ठीक लग रहा है, और लैंग्वेज वगैरह पे भी आप बात कर सकते हैं किसका, इसकी भाषा आपको ठीक लग रही है कि नहीं, कंफ्यूजिंग है कि नहीं, क्या है? जी मैम, इसकी भाषा मुझे ठीक लग रही है और ये 11th स्टैंडर्ड का प्रश्न प्रतीत होता है। साथ ही इसमें जो वो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक प्रश्न है कि यहाँ पर विद्यार्थी समझने का प्रयास करेगा कि क्या अंतर इनमें हो सकता है, जिसने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ही इसका आंसर दे पाएगा। हेमंत सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि ये अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है, क्योंकि इसमें बच्चों को डिफरेंट निकालना है तो दोनों के उसको सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में प्रॉपर्टी मालूम होगी, तभी वो एक डिफरेंस कर सकता है, दोनों में अंतर निकाल सकता है उसको। ये अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न है। और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में भी सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमें इससे छात्र को व्हाट इज सस्पेंशन, कोलाइडर सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन व्हाट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, तो वन प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है। इसमें अपन इसको व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सस्पेंशन और सॉल्यूशन ऑफ कोलाइड में बात कर सकते थे। यहाँ पे एक विशेष प्रॉपर्टी के बारे में बात करी गई। ये थोड़ा सा प्रश्न मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये शब्द में थोड़ी दिक्कत आ रही है। व्हाट इज वन प्रॉपर्टी, कुछ वन जो है ना, दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो वन प्रॉपर्टी के बारे में अपन एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरे को अटपटा सा प्रश्न में लग रहा है। सर इसका तात्पर्य यहाँ पर ये हो रहा है कि जो नीचे दी गई है इनमें से एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। तो इसमें से नीचे में जो सस्पेंशन इज ऑलवेज क्लियर, ये गलत है। सस्पेंशन इज ऑलवेज सेचुरेटेड सस्पेंशन हमेशा सेचुरेटेड होता है। कोलैटरल सॉल्यूशन सेचुरेटेड नहीं होता, वो सेचुरेटेड होता तभी। तो ये प्रॉपर्टी में मेरे को थोड़ा सा अभी भी संदेह है कि ये प्रश्न पे यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्या हो। ये थोड़ा सा प्रश्न मुझे वन प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा, ये वहाँ डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में प्रश्न दिया था कि सस्पेंशन और कोलाइड में अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं इनमें से किस प्रॉपर्टी के द्वारा। महेंद्र भाई। जी जी बिल्कुल सही है। तपन सर ने दो जो डिस्ट्रैक्टेड पकड़े हैं, थर्ड एंड फोर्थ सही है कि ये डिस्ट्रैक्टेड सही नहीं है मैडम। मतलब इस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के हिसाब से 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। सरफेस केमिस्ट्री जो है वो 12th में दिया गया है ये टॉपिक, तो उसका हिसाब से ये डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन इज ऑलवेज क्लियर, ये ठीक नहीं है टॉपिक। मतलब ये डिस्ट्रैक्टर और सस्पेंशन इज ऑलवेज सैचुरेटेड, क्योंकि इसके लिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंसेप्ट लागू नहीं होगा, वो सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और बाकी दो तो ये ऊपर तो ठीक ठीक दिए हैं। और बाकी जो चीज़ें बताई हैं कि इसमें ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के बारे में समझ के ही वो आंसर दे पाएंगे बच्चे भी इसका। तो इसमें प्रॉपर्टीज के बेसिस पर वो डिफरेंस कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वही सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलाइडल स्टेट जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर वो इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, और या उसको आइसोलेट कर सकते हैं कि ये सस्पेंशन होगा या नहीं होगा। तो इस तरह का टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव इसमें होना चाहिए क्वेश्चन। बाकी और सब सही है, पर मुझे लगता है कि दो डिस्ट्रक्टर जो है इनको बदलना चाहिए इस स्टैंडर्ड पे मैडम। ओके, क्वेश्चन को बेटर करने के लिए ये इसमें आप कह रहे हो कि डिस्ट्रैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं।
अगर डिस्ट्रैक्टर चेंज ना किए जाए तो भी क्या क्वेश्चन गलत है कि सही है? नहीं, क्वेश्चन तो सही है मैडम, सही है। क्वेश्चन तो सही हाँ, है, पर हाँ, ये इसके सस्पेंशन इज बेटरमेंट के ऑलवेज। लिए जी हम लोग जी इसके 2 डिस्ट्रैक्टर्स को बदल सकते हैं। जी जी ठीक है, बिल्कुल। ओके, गुड गुड, ये मतलब ये पॉइंट नोटेड। फिलहाल मतलब इट्स वेरी गुड कि आप लोग ये अब देख पा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्टर्स को चेंज करके और बेटर किया जा सकता है क्वेश्चन को। अ, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ आपको लग रहा है कि जैसा क्वेश्चन इससे पहले दिया गया था और जैसा क्वेश्चन ये है, अ, इसमें कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है? जी मैडम, जी पहला मैडम। क्वेश्चन था वो मैकेनिकल था, वो याददाश्त के ऊपर आधारित था कि ब्राइन क्या है। वो इस प्रश्न में बच्चे को प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करना पड़ेगा और एनालिसिस करने के बाद ही वो आंसर दे पाएगा। वहाँ पे वो ब्राइन एक कंसेप्चुअल प्रश्न था कि ब्राइन, व्हाट इज द ब्राइन। तो ब्राइन एक कंसेप्ट पे था कि किस आधार पर प्रश्न देगा वो। ओके, ये इधर डेटाबेस के हिसाब से क्लास 10th का क्वेश्चन है, पता नहीं शायद फिर आपके सिलेबस में आप लोग 12th में पढ़ाते हैं। 12th में हम एनसीईआरटी में भी 12th में ही मैडम, ये सरफेस केमिस्ट्री। ओके, ये सस्पेंशन सॉल्यूशन कोलॉइड उससे नीचे नहीं है? कोलाइड सस्पेंशन मतलब सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये 12th में भी है और 10th में भी हो सकता है। 10th में मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, तो इसे 10th का नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये 12th में तो है। अ, ठीक है, इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जो अभी हेमंत सर ने बताया था वो काफी अच्छा था कि द क्वेश्चन टेस्ट इफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलॉइड देयर सॉल्यूशन, या उसके अलावा अगर सॉरी आप कुछ बोल रहे थे अपन से? नहीं, मैं उस ठीक वही बात को रिपीट कर रहा था। हाँ, ये हाँ वही कि इसका बेटर हो सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोग एक्चुअली अब देख पा रहे हैं कि जो आपके सामने है पीपीटी में, आप उसको और बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद हम इधर टीओ की जगह पे हम हेमंत सर का टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्लेस करना चाहेंगे। उसके अलावा क्या अगर ये इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये हो, तो सपोज अगर क्वेश्चन क्रिएटर सोच रहा है कि इफ द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, क्या इस क्वेश्चन से वो जज कर पाएगा, आप एज अ टीचर जज कर पाएंगे कि बच्चे को डिफरेंस को तो अलग रखो, ये तो एक अच्छा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन क्रिएटर चाहता कि वो समझना चाह रहा है कि बच्चे को सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज का की समझ है, तो ये क्वेश्चन उसको हेल्प करेगा कि नहीं? नहीं मैडम, इस प्रश्न को मैं नहीं उचित समझता हूँ कि ये प्रश्न जो अभी वर्तमान में टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम्म। उसको इसको ये कोरिलेटेड नहीं कर पा रहा है। रीजन इसका मेरे को ये लग रहा है कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज के साथ साथ वो डिफरेंस मांग रहा है। वो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी के साथ साथ वो कोलाइड की प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट, ये जो प्रश्न है ये कोलाइड और सस्पेंशन की प्रॉपर्टी में डिफरेंस पूछ रहा है, जबकि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है कि हमें केवल सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करना है। तो उसमें डिफरेंस नहीं मान डिफरेंस के ऊपर विच, इसमें ये प्रश्न पूछ सकता था विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज डज नॉट शो बाय द सस्पेंशन। तो उसमें ये मालूम पड़ जाता कि उसको 3 प्रॉपर्टी सस्पेंशन की मालूम है या नहीं मालूम है। ओके, ग्रेट। यहाँ पे वो डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब वो कोलाइड से वो को रिलेट कर रहा है प्रॉपर्टीज को, दोनों की, सस्पेंशन और कोलाइड की प्रॉपर्टीज को। ठीक है हेमंत सर, महेंद्र सर, अगर क्वेश्चन क्रिएटर को लगता है कि वो चेक करना चाह रहा है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग, तो क्या किसी तरह से भी ये क्वेश्चन हेल्प करेगा उसको ये गेज करने के लिए? हाँ हाँ होता है हाँ, कि अहमद साहब बोलिए। जी, तो मैं ये कह रहा था मैम कि इससे सस्पेंशन की केवल एक प्रॉपर्टीज को ही जान पा रहे हैं अपन लोग। ओके, जी मैन सर। हाँ नहीं, इसमें ऊपर की दोनों प्रॉपर्टी दे रखी है वो सस्पेंशन की हैं, फर्स्ट एंड सेकंड की प्रॉपर्टी। जो सेटल डाउन तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इस पे असर होता है और रिफ्लेक्ट भी करता है लाइट को। पर
ये मतलब अगर ये इसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं कि वो सस्पेंशन के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, तब तो ये ठीक है, जैसा जूही मैडम बोल रही हैं, तब तो ये ठीक है। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, व्हाट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ अ सस्पेंशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ सॉल्यूशन और कोलाइड और कोलाइड, तो इसका मतलब ये डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो डिफरेंस जिससे कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। डिफरेंस किससे चाह रहे हैं आप, सॉल्यूशन से या कोलाइड, दोनों से चाह रहे जी हैं आप, तो दोनों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन जैसा है, तो अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके लिए जो है सस्पेंशन की प्रॉपर्टी के लिए भी अकेला ये देना चाहे तो क्वेश्चन में बदलाव करना पड़ेगा फिर। जी जी मैडम। ठीक है, पॉइंट नोटेड। ये मुझे भी काफी वो लग रहा है, लॉजिकल लग रही है आप लोगों की बात। अ, और एक्चुअली ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस चीज को मतलब आप चेंज सजेस्ट कर पा रहे हो। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो आई एम नोटिंग दिस पॉइंट कि ये क्वेश्चन अगर हम इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव डिफरेंस के बारे में रखें तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्जामिनर को, किसी भी क्वेश्चन मेकर को गेज करने के लिए। और अगर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये हो, यही हो कि टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, तो एक सजेशन जो तपन सर ने शायद दिया ना कि व्हाट आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज करके सस्पेंशन का, दो उसको अगर हम अंडरस्टैंडिंग में फ्रेम करें तो उसके लिए क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग होगी, तो एक अलग क्वेश्चन बेटर रहेगा। ठीक है। जी मैडम, इसमें अगर सही ये क्वेश्चन है बिल्कुल, तपन सर ने बताया वो अच्छा है। इसमें ऐसा भी ले सकते हैं हम क्वेश्चन, और अच्छा बनेगा कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सस्पेंशन की नहीं है, फिर वो प्रॉपर्टी दे करके वो फिर सस्पेंशन के बारे में ज्यादा अच्छे से वो जानता है, ये हम जज कर एग्जैक्टली, पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि उनको पता है कि नहीं, कि कौन जी सी जी। प्रॉपर्टी है कि नहीं। ठीक है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके इनपुट्स को एकदम पॉजिटिवली ले लिया गया है कि हाँ ये क्वेश्चन और इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बदला जा सकता है। अब कमिंग बैक टू जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन का प्रकार समझ जाइए। अभी हम प्रकार के बारे में बात करते हैं, कंटेंट के बारे में कम बात करते हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन था ब्राइन वाला और ये क्वेश्चन, अब उनके डिफरेंसेस में हम बात करेंगे कि कैसे दोनों क्वेश्चंस आपको अलग लगे, या फिर अगर ये दोनों क्वेश्चन या इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देके पूछ के कि विच व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड यू कैन सी इन द गिवन, जो भी है, आपको कोई भी केमिकल दे दिया जाए और फिर अगर बच्चों को समझ के बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करने हो तो उसका क्वेश्चन। तो इतने ये प्रकार के दोनों प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उसपे क्या अंतर आप देख पा रहे हैं, मोटा मोटा पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, इन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? जो पहला थॉट आपके दिमाग में आ रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं। जी मैम, सबसे पहला थॉट तो दिमाग में यही नज़र आता कि पहला जो प्रश्न है वो छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित नहीं करता है और रोचकता प्रदर्शित नहीं करता है, जबकि दूसरा प्रश्न जो छात्रों के समक्ष रखा गया वो विद्यार्थियों को सोचने के लिए भी प्रेरित करता है और थोड़ा सा रोचकता को भी बढ़ाता है। तपन सर, महेंद्र सर। जी मैडम, बिल्कुल सही, अहमद सर ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया है। और मतलब वही बात है कि इसमें जैसे पहले भी क्लियर हो चुका है कि पहला मैकेनिकल है, दूसरा वाला अंडरस्टैंडिंग का है, और इससे कॉग्निटिव लेवल जो है ऊपर हम जा रहे हैं इसमें। मतलब उसकी समझ के स्तर के हिसाब से दूसरा क्वेश्चन सही है, और उसका तरीका भी ठीक है कि इस तरह से वो क्वेश्चन जो है सेकंड वाला बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करता है, और पहला क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा उसकी मेमोरी बेस्ड है। तो सेकंड का जो लेवल है वो भी अच्छा है, और इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मैडम मैं तपन सर। सेकंड तपन सर, क्वेश्चन, आपको कुछ हाँ ऐड करना है? मैं सेकंड क्वेश्चन पे एक बात करना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन का जो उसने टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लिया था, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के आधार पे यदि वो डिफरेंस शब्द हटा देता है तो भी प्रश्न वो भी मैकेनिकल प्रश्न पे चले जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल क्वेश्चन इससे कहेंगे क्योंकि वो केवल सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है कि इनमें सस्पेंशन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। ये जो 4 पॉइंट है, इनमें इन पॉइंट में से सस्पेंशन की प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी को का ज्ञान देना चाहता है। तो प्रश्न
केवल प्रॉपर्टी लेना क्या ज्ञान लेना चाहता तो वो मैकेनिकल रहेगा, लेकिन उसमें डिफरेंट अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन से डिफरेंस बात कर ली, इस कारण से वो अंडरस्टैंडिंग हो गया है प्रश्न। लेकिन जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के साथ टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लिखा गया था, वो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव तो उस प्रश्न की केवल मैकेनिकल क्वेश्चंस को ही व्याख्या कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रश्न जो है वो मैकेनिकल है, लेकिन वो चूंकि डिफरेंट उसमें शब्द ले लिया गया है, इससे वो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्रश्न कोरिलेट नहीं कर रहा, प्रश्न और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ सर, डिफरेंस इसीलिए डाला गया है क्योंकि ऑब्वियसली उसको अंडरस्टैंडिंग बनाना था। दूसरा, अभी भी आप कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि कंटेंट पे मत फोकस करिए, प्रकार पे फोकस करिए कि एक क्वेश्चन का प्रकार ये है, एक क्वेश्चन का एक प्रकार प्रकार, ये है। जी जी हाँ, जी मैडम। तो इसीलिए मैंने कोवेलेंट बॉन्ड वाला भी एग्जांपल आपको दिया। हाँ, तो मतलब आप अगर सिर्फ प्रकार प्रकार पे कि एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा हो सकता है, एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा हो सकता है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि क्या अंतर है? हाँ, अंतर दोनों प्रश्नों को समझ में आ रहा है कि एक उसकी केवल एक में वो कोरिलेट हो रहा है, दो तीन चीज़ों में से बच्चा अपने दिमाग में पॉइंट को समझ रहा है, तो वैसे वो अंडरस्टैंडिंग पे आ रहा है। और दूसरा प्रश्न केवल उसके नॉलेज बेस पे आ रहा है, ऐसे वो मैकेनिकल प्रश्न है। ये तो समझ में आ रहा है मैडम। अब जो आप लोगों ने ऑलरेडी असेसमेंट पढ़ा हुआ है, और इवन मैंने भी जब शुरुआत की थी आप लोग के साथ, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से देखें, ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल क्वेश्चंस खराब हैं, या ऐसा नहीं है कि रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चंस नहीं ही होने चाहिए, लेकिन जब हम आकलन की बात कर रहे हैं, जब हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं, और मेरे दिमाग में एज एन एग्जामिनर, एज अ टीचर, एज अ क्वेश्चन मेकर, अगर मेरे दिमाग में है कि मैं असेस कर पाऊं कि कहाँ लर्निंग गैप है, तो पहले प्रकार के क्वेश्चन से लर्निंग गैप ज्यादा इजीली हम गेज कर पाएंगे कि दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उससे लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा? मैडम सेकंड वाले से वहां पर उसने लर्निंग मतलब यहाँ पर कितना सीखा है, कितना अंडरस्टैंड किया है उसने, क्योंकि वो पहला वाला क्वेश्चन मैकेनिकल है, वो चूंकि रट रहा है, उस पर लर्निंग गैप मालूम करना ज़्यादा मुझे लगता है कि वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से नहीं मालूम कर सकते। कुछ चीज़ें जो है वो आगे पीछे भी रटी हो सकती हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर उसने करी है, इसका मतलब लर्निंग गैप जो है वो कम से कम है या है नहीं लर्निंग गैप। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया तो लर्निंग गैप पकड़ पाना ज़्यादा आसान होगा। तो मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो ज़्यादा बेटर है लर्निंग गैप पकड़ने के लिए। ओके, तो अब जैसे कि अब बहन सर ने भी मैडम एक यूज, बात मैं बोलना चाहूंगा हाँ इस विषय पे। हाँ जी तपन सर, हाँ लर्निंग जी। गैप, लर्निंग गैप अपन दोनों प्रश्नों से बात करते हैं, तो एक प्रश्न जो मैकेनिकल प्रश्न है, इसमें लर्निंग गैप देखने जाएंगे तो उसमें 100% लर्निंग गैप दिखेगा। यदि प्रश्न का उत्तर यदि बच्चे ने याद किया है तो वो सही है, वो हाँ है। वो नहीं, यदि याद नहीं किया है तो वो बिल्कुल गलत है। वो अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न में जब रनिंग गैप बात करेंगे तो उसमें हमको परसेंटेज वाइज मिल सकता है कि रनिंग गैप की इस बच्चे ने ये चीज इतने परसेंटेज पढ़ी है, तो इससे इतने परसेंट तक के उत्तर दे पा रहा है। मैकेनिकल प्रश्न में हम 100% पे आर पार वाली स्थिति हो जाती है। यदि उसने याद किया है तो सही बिल्कुल किया है, और याद नहीं किया है तो बिल्कुल नहीं किया है। और अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न में ये था कि यदि उसने वो चीज़ में कुछ कुछ परसेंटेज पढ़ा है तो वो कुछ परसेंटेज ही उत्तर दे पाएगा। इससे हमको अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्नों में परसेंटेज लेवल पे लर्निंग गैप निकाल सकते हैं कि इस पोर्शन का इस बच्चे को 50% ज्ञान है, 70% ज्ञान है, या 100% ज्ञान है। वो हम परसेंटेज वाइज में अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्नों पर देख सकते हैं। तपन सर, ये क्वेश्चन था आपसे, आप जी मैडम। लर्निंग गैप को क्या समझते हैं कि बच्चे ने कितना रटा है, वो रटा या नहीं रटा लर्निंग? अगर नहीं, सपोज नहीं रटा नहीं हुआ है, नहीं, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए। जी 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 और जी। अगर और अगर बच्चे ने किसी कॉन्सेप्ट को, इफ द चाइल्ड हैज अंडरस्टूड इट और या नहीं अंडरस्टूड इट, तो ये लर्निंग गैप हुआ। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप लर्निंग गैप समझते हैं कि लर्निंग गैप वो हुआ कि रटा या नहीं रटा के बीच के गैप को आप लर्निंग गैप समझते हैं? मैडम कई प्रश्न ऐसे कई चीज ऐसी होती है, जैसे अपन अपन वो ब्राइन सॉल्यूशन के ऊपर बात है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैडम, है ना। हम्म ब्राइन सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं तो यदि बच्चे ने रटा नहीं है, यदि बच्चे ने सुना भी है तो भी वो याद कर उसके दिमाग में रह जाता है कि ब्राइन मतलब NaCl का सॉल्यूशन है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे ने यदि एक चक्कर भी अंडरस्टैंडिंग, एक भी चक्कर यदि पढ़ा है तो उसका उत्तर दे सकता है। तो
जैसे अपन बात करते हैं, कई प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो एमसीक्यूज में क्या होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे का उत्तर 100% सही या 100% गलत पे आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग में होता है कि जैसे अपन बात करें कि NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन और NaCl का सॉल्यूशन, ये दोनों ऑप्शन उसके सामने रखते हैं, तो वहाँ पे वो अंडरस्टैंड करेगा कि यदि हाँ उसने पूरा अच्छी तरह पढ़ा होगा तो ही वो बता पाएगा कि NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन कहेंगे, NaCl के नॉर्मल सॉल्यूशन को ब्राइन नहीं कहेंगे। वो फिर वहाँ पे वो कंफ्यूजन, वो उस स्थिति में, तो मेरा मानना ये है कि बच्चे ने अंडरस्टैंडिंग करे। अंडरस्टैंडिंग को अपन बोलते हैं, रटने को तो बिल्कुल पढ़ाई कहते ही नहीं है मेरे हिसाब से। जो यदि कुछ उसने रटा है तो वो तो शिक्षण ही नहीं है, वो तो कुछ और ही चीज है, वो रटंत विद्या है, वो अलग है, वो कहीं काम में आती नहीं है। और तपन सर, हाँ आप नहीं, जो जो जूही मैडम भी बोलना चाह रही हैं, असल में मैं वही बात बोलना चाह रहा था कि रोट लर्निंग जो है वो, उससे हम किसी का लेवल हम कैसे चेक कर पाएंगे? नहीं कर तो मुझे पाते। लगता है कि तो वो मैंने भी लर्निंग ये बोल गैप रहा के हूँ ना बारे कि में बात चली ना। जी। मैंने भी तो बोला कि यदि रटा हुआ है तो वो तो पढ़ा ही नहीं है, मैं तो रटने को पढ़ा ही नहीं मानता हूँ। हाँ हाँ, नहीं, लर्निंग गैप के बारे में बात करें ना जूही मैडम, हाँ, तो लर्निंग गैप के तो बारे में लर्निंग अपन गैप में रोट ये, लर्निंग पे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। हाँ लर्निंग गैप में ये है कि अपन ने, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने इसी साल की बात करें, लर्निंग गैप अपन ने निकालने के लिए अपन ने बेसलाइन टेस्ट लिया था। तो बेसलाइन टेस्ट में अपन ने यही देखा था कि बच्चे ने जो चीज जो पढ़ी है उसके उत्तर को वो कितने परसेंट तक, कई बार ये चीज थी कि दो चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए वहाँ वो प्रश्न पे, वो जहाँ कंफ्यूजन हो रहा था वहाँ वो गलत कर रहा था, लेकिन कोई प्रश्न सीधा सीधा था तो उसका उत्तर दे पा रहा था वो। तो लर्निंग गैप हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ, वो कुछ कमजोर पढ़ा हुआ, वहां पे वो लर्निंग गैप निकाल सकते हैं। मैं बोलूँ सर? जी जी मैडम, बिल्कुल। हाँ, आप लर्निंग गैप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बच्चे को कितनी है उस पे डिपेंड करता है। हम बेसिकली बच्चे का अंडरस्टैंडिंग गैप निकालते हैं कि उसको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग कितना है। कितना परसेंटेज? यस। हाँ, और अगर अब आपको जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा असेसमेंट पेपर्स के बारे में, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मैकेनिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि खराब है, मैकेनिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं करेंगे। आपने एक ब्लूप्रिंट पढ़ा होगा कि एक पूरे पेपर में कितना परसेंटेज मैकेनिकल क्वेश्चन होना चाहिए, कितना परसेंटेज अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कितने परसेंटेज एप्लीकेशन क्वेश्चन होना चाहिए। तो उस बेसिस पे जो आप तपन सर बात कर रहे हैं ना, वो आप एक असेसमेंट पेपर के लेवल पे बात कर रहे हैं कि अगर एक ब्राइन का, सपोज ब्राइन वाला एक क्वेश्चन दे दिया जाए और अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन का सोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाए, तो आप ये पकड़ पाएंगे कि बच्चे ने को रटने वाली चीज रटी भी हुई है, समझने वाली चीज समझी भी हुई है, और अप्लाई की करने वाली चीज वो अप्लाई कर भी पा रहा है, यानी उसको पूरा पूरा समझ है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। लेकिन अगर आपके हाथ में, सपोज करिए, ऐसा होता नहीं है लेकिन सपोज करिए सिर्फ दो तीन क्वेश्चंस हैं, या दो ही क्वेश्चन है, या आपके सामने दो क्वेश्चन, और आपको लर्निंग गैप आइडेंटिफाई करना है इनमें से कोई एक क्वेश्चन यूज करके, तो शायद आप एक मैकेनिकल क्वेश्चन पूछ के वो वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, उसको अंडरस्टैंडिंग प्रश्न ही लेना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली तो आप वहाँ पे लर्निंग गैप, क्योंकि आपने एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि बच्चे को रटा भी हुआ था कि नहीं, और समझ थी कि नहीं, वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन एक असेसमेंट पेपर लेवल पे ऑब्वियसली मैकेनिकल क्वेश्चंस का अपना इंपॉर्टेंस होता है। एक आ- आप बताइएगा अगर आप लोगों ने ये चीज कवर नहीं की है, मुझे लग रहा है कि कवर की हुई होगी, या आप जब पेपर्स क्रिएट करेंगे तब आपको बताया ही जाएगा कि कितना परसेंटेज मैकेनिकल क्वेश्चन होना चाहिए और कितने अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो आपको ऑल इन ऑल एक जो आप परसेंटेज ऑफ लर्निंग गैप कह रहे हैं, वो एक पेपर से, एक असेसमेंट पेपर के थ्रू पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ दो क्वेश्चंस की बात करें, दो क्वेश्चन को आपस में इवेल्युएट करें, तो शायद आप मैकेनिकल क्वेश्चन से ट्रांसपेरेंटली जो आप कह रहे हैं 100% लर्निंग गैप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। आप 100% ये जरूर फाइंड आउट कर पाएंगे कि बच्चे को याद नहीं है ये चीज। जी तो ठीक है, अ, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के क्वेश्चंस हों असेसमेंट पेपर में भी, कई बार अभी ये बहुत हम स्कूल लेवल पे बात कर रहे हैं, शायद आप लोग बहुत ही मेगा लेवल पे अभी असेसमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन कई बार जस्ट टू
ये बहुत ही जजमेंटल शायद स्टेटमेंट होगा, लेकिन अगर अपने बच्चों को हम चाहते हैं कि मेरे क्लास का रिजल्ट अच्छा रहे, तो क्या हम सारे एक ही प्रकार के क्वेश्चंस अगर बच्चों को दें, तो ऐसी चीज में क्या हानि होगी? मतलब हो सकता है बच्चे अच्छा स्कोर कर जाएं, एज अ टीचर आप अच्छा स्कोर कर जाएं, लेकिन एक एक बड़ी हानि जो इस प्रोसेस में होगी वो क्या होगी? कि आप एक ही तरह के, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे कुछ भी हो, आप बस डेफिनेशन पूछ रहे हैं, आप सिर्फ मैकेनिकल रिमेम्बरिंग के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इससे या सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ही पूछ रहे हैं, तो किसी भी एक प्रकार के क्वेश्चंस पूछने से क्या आपको लगता है कि एक एक बड़ा गैप आएगा टीचिंग लर्निंग में? मैडम नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, नॉलेज का यूज नहीं हो पा रहा है, वो अपन ये कह सकते हैं उसमें कि वो नॉलेज का कितना, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि वो अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न, तो वो लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहा वो अपने नॉलेज का बच्चा। हम्म। मैडम हम लोग क्या है इसमें पूरी तरह से बच्चे को हर लेवल पे उसका स्तर चेक होना जरूरी है कि किस स्तर पे वो बच्चा है। तो अगर सारे टाइप उसमें नहीं रखेंगे तो हम उसका लेवल भी हम नहीं समझ पाएंगे, उसमें फिर हम जो वांछित सुधार चाहते हैं वो भी नहीं ला पाएंगे। तो उसका जो चहुमुखी विकास हम जो कहते हैं ना, वो शायद तभी हो पाएगा जब हम हर तरह के क्वेश्चंस को उसमें हम लेके चलते हैं, और तभी हम उसको ठीक से हम आगे के लिए उसके लिए रणनीति बना पाएंगे कि इसके लिए किस लेवल पे हमको काम करना है। जी मैडम। हेमंत सर, आपको कुछ ऐड करना है? हेमंत सर शायद म्यूट पे बोल रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। मैम सिर्स कॉल सेज इट्स ऑन होल्ड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो मुझे भी पॉज जैसा कुछ दिख रहा था। ठीक है। आ, तो अब ये ऑलरेडी, ये जो हम लोग ये वाला डिस्कशन हमेशा अपने सारे वर्कशॉप ऐसे डिस्कशन से ही शुरू करते हैं। अब हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे भी पता चलेगा, और अब कल आपको खुद भी सेशंस लेने हैं, तो आपको सारी सारी चीजें एकदम मैकेनिकली याद होनी चाहिए और अंडरस्टूड होनी चाहिए कि आप कल अप्लाई कर पाए उसको। तो अच्छा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव आपको असेसमेंट, जब आप असेसमेंट क्रिएट करने चलते हैं या असेस करने चलते हैं बच्चे को, आकलन करने चलते हैं बच्चे का, तो एक अच्छा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, अच्छी तरह से लिखा हुआ टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव सक्षम बनाता है उस क्वेश्चन को और आपको भी असेस करने में कि आप बच्चे का कहाँ पे गैप है और कहाँ तक की उसकी लर्निंग है। कि हो सकता है कई बार कॉन्सेप्ट याद होता है, कुछ लेवल तक समझा होता है और आगे तक शायद एप्लीकेशन तक नहीं पहुंचा होता है बच्चा, तो वो सारे गैप्स आपको आइडेंटिफाई करने में टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी हेल्प करता है, क्योंकि एज अ टीचर आप अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि मेरा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चे को ये याद है, ये इसकी समझ है और बच्चा उसका उपयोग कर पा रहा है कि नहीं। अच्छी तरह से बना प्रश्न वाक्य प्रश्न को प्रभावी रूप से समझने में मदद करता है। जब एक क्वेश्चन फ्रेम्ड ऐसा होता है कि उसको रीड करना पड़े और उस जो हेमंत सर ने जैसे बोला था कि रोचक बना रहा है, वो स्टेटमेंट क्वेश्चन को रोचक ना भी बना रहा हो लेकिन बच्चे को सोचने पे अगर पुश करता है, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली जो बच्चे ने समझा है वो उसको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करता है, कि वो रिफ्लेक्ट करता है कि भाई ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट था बुक में, ये था, तो हाउ डू आई यूज माय नॉलेज। उसके अलावा सोच समझकर बनाए गए विकल्प अवधारणा में समझ की कमी के आंकड़े एकत्र करना में सुनिश्चित करते हैं। तो डिस्ट्रैक्टर्स, इसीलिए लास्ट टाइम भी मैंने कहा था हम एक भी डिस्ट्रैक्टर वेस्ट नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्टर वेस्ट करना मतलब आपने अपने मन से बस एक गलत ऑब्जेक्ट, उसका गलत ऑप्शन दे दिया, लेकिन गलत ऑप्शन जो होता है वो एक्चुअली अगर वो डिस्ट्रैक्टर हो, एक बच्चे का मिसकंसेप्शन टेस्ट कर रहा हो, तो आप
अगर बच्चे ने वो सपोज एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज किया है जो कि एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बच्चे को ये इसकी जगह पे ये चीज समझ में आई है, लेकिन आपने सिर्फ वेस्ट कर दिया, आपने कोई भी रैंडमली गलत आंसर लिख दिया, तो आप उससे कुछ गेज कर नहीं पाएंगे कि बच्चे को नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वो ये क्या गलत समझ रहा है। बस आपको ये समझ में आएगा कि बच्चे को ये चीज समझ नहीं आई है, बाकी क्यों नहीं आया है वो आप गेज नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई डिस्ट्रैक्टर्स नीड टू बी पुट वेरी थॉटफुली, बहुत ही थॉटफुली आपको रखना पड़ेगा मिसकंसेप्शंस को समझते हुए। तो आप लोग इतने समय से एजुकेशन में हैं, इतने समय से अपने टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, तो और इतनी बार आपने गलत आंसर्स चेक किए होंगे, अगर एक ही प्रकार के गलत आंसर्स 4 बच्चों से आ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक बड़ा प्रेवलेंट मिसकंसेप्शन है। तो अगर उसको डिस्ट्रैक्टर में आप रखेंगे तो वो आपको भी हेल्प करेगा डेटा देने में कि यहाँ पे बच्चे को समझ इस चीज की नहीं पड़ी है, समझ नहीं पड़ी है तो गलत क्या गलत पड़ी है। आय उपयुक्त प्रश्न प्रभावी आकलन सुनिश्चित करते हैं। ऑब्वियसली अगर हम 10th ग्रेड में 6th 7th के ग्रेड के क्वेश्चंस पूछेंगे तो भी इट डज नॉट मेक सेंस। ऑब्वियसली प्री नॉलेज के लिए आप एक आध क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं जो एज अप्रोप्रिएट ना हो, और 10th के लिए आप 12th के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे ये समझने के लिए कि बच्चे को डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। बहुत ही एज अप्रोप्रिएट हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सारी चीजें जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स, अच्छा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन आपको एक्चुअली हेल्प करता है असेस करने में। जो असेसमेंट जो वर्ड है उसको सार्थक करता है अगर आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से बना हुआ हो। इसमें आपको कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है? नहीं मैडम, ठीक है, बिल्कुल ये समझ में आ गया पूरा। ओके, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा अपनी जगह बदलनी है, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। हाँ, अभी ये क्वेश्चन आपसे, आकलन क्या है, असेसमेंट आपके हिसाब से क्या है? तपन सर, हेमंत सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ। मैडम, आकलन यही है कि हम जो बच्चों को हम सिखा रहे हैं, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बच्चा कितना सीख पा रहा है उसको देखना, उसको आकलन कहेंगे कि हम उसको कैसे मेजर करते हैं। अब सीखने के लिए आकलन मतलब पहले प्री टेस्ट लिया जाए कि बच्चों को कितना अभी हम नॉलेज। उस पे नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट पे बात करें, बाकी चीजों पे हम बाद में बात करेंगे। आपके हिसाब से आकलन क्या है, असेसमेंट आकलन क्या यही है? है कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है उसको हम, वो उतना कितना उसको पढ़ पाया, कितना समझ पाया, वो कितना उसको यूज कर पा रहा है, उसको हम आकलन कहेंगे। ओके, हेमंत सर, महेंद्र सर। जी मैडम, बिल्कुल ठीक है। यही अभी तक जो हमने सीखा भी है कि असेसमेंट या आकलन का मतलब यहाँ पर यही है कि बच्चे ने जो भी उसको बताया गया, जो भी सिखाया गया, पढ़ाया गया, उसने कितना गेन किया है, कितना समझा है और किस स्तर पे उसने समझा है, वो यही आकलन है। हेमंत सर। जी मैम, जैसा कि सर लोग बता चुके हैं मैम कि हमारे द्वारा विद्यार्थियों को जो विषय संबंधित जानकारी दी गई है, उस जानकारी को बच्चे ने कितना गेन किया है, उसका अनुमान लगाना और उसको निकालना ही आकलन है कि कितना बच्चा सीख पा रहा है। उनके आंकड़े एकत्रित करना भी इसमें आ जाता है। उन आंकड़ों को फिर
विश्लेषण करना भी उसके अंतर्गत आता है। आंकड़ों का विश्लेषण करके ही उसी आधार पर निकल पाएंगे कि बच्चा कितना सीख पा रहा है। या ऐसा कहें कि विद्यार्थियों ने किस सीमा तक जो अनुदेशन के उद्देश्य उनको प्राप्त कर लिया है, उसको समझ पाना आकलन। ओके, अब हम लोग आते हैं सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। तो इससे क्या आप समझ रहे हैं कि सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन, क्या ये अलग लग रहा है? नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, और लग रहा है तो आपको क्या अलग लग रहा है? और आपने पहले ये चीज कवर की हुई है कि नहीं, पहले तो ये बताइएगा। मैडम इसको पहले कवर नहीं किया है, लेकिन इसका मुझे लग रहा है ये सीखने के लिए आकलन मतलब उसके लिए हम ये इस तरह की रणनीति बनाना कि वो क्या सिखाने के लिए, सीखने के लिए क्या बेहतर हो सकता है, इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सीखने के लिए आकलन जो है वो होगा। और सीखने का आकलन मतलब ये होगा कि उसने कितना सीखा है, किस स्तर पे सीखा है। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ मैडम जी। शायद इसको हमने असेसमेंट के वर्कशॉप नंबर 2 या 3 में इसको कवर किया था, सीखने के लिए आकलन है, सीखने का आकलन। इसको गुलाटी जी ने दिया था। दो में किया था सर, 2 में। हाँ, गुलाटी जी ने इसको क्लियर, संजय गुलाटी जी ने बताया था कि सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। उस समय जरूर उन्होंने इस चीज पे चर्चा करी थी। तो सीखने के लिए आकलन मतलब क्या सीखना है उसको देखना, और सीखने का आकलन मतलब क्या सीखा है उसको समझना, ये उसके लिए मेजर में उसको देखना, असेसमेंट करना। तो पहले तो कि हम जो सिखा रहे हैं उसका मतलब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बारे में बातचीत है। ओके, जी ये बहुत जी ही तपन वर्बल लिटरल मीनिंग दे दिया तपन सर ने। सीखने के लिए मतलब सीखने के लिए, और सीखने का मतलब सीखने का आकलन। हाँ हेमंत सर, आप क्या बोल रहे थे? सॉरी। जी मैम, यही बात मैं दोहराना चाहूंगा, जैसा कि सर लोगों ने कहा है। सीखने के लिए आकलन का तात्पर्य है कि जब हम बच्चे को कुछ सिखाने जा रहे हैं तो उससे पूर्व प्रिपेयर जो हमें करना है वो सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत आ जाता है। और जब बच्चे को हमने उसका जो टॉपिक सिखा दिया है, समझा दिया है, उसके बाद हम उसका मूल्यांकन आकलन जब कर रहे हैं कि इसको कितना नॉलेज प्राप्त हुई है, तो वो सीखने का आकलन करते असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हैं। जी एग्जैक्टली।